न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो से पहले दो डाउट हैं बच्चों के जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो वही है, बार बार पूछते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगा। तो मैंने भी कितनी बार बताया भी है आपको वीडियो में कि रिज़ल्ट आने की संभावनाएं हैं नवंबर में। लेकिन अब जो मैंने पूछा एक दो जो जानकार हैं उनसे, तो 15 नवंबर की डेट ही बता रहे, 15 से 17 नवंबर। और बीपीएससी 70 मेंस का रिज़ल्ट जो है दिसंबर फर्स्ट वीक है। और आंसर की फाइनल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि नेक्स्ट वीक में आ सकता है। इसमें भी संभावना ही है, कई सारे बोल रहे कि इस वीक में भी, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि सोमवार के बाद ही फाइनल आंसर की आएगा। एक और है कि एईडीओ में जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जो दिया था एईडीओ का, मेरे पास वही स्रोत है, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं लिखा हुआ है अलग से कि लैंग्वेज पेपर में होगा या नहीं। उसमें बस ये लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग एईडीओ में होगा। अब वो जीएस रीजनिंग के लिए लिखा हुआ है, लैंग्वेज पेपर के लिए लिखा हुआ है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन हालांकि जो पैटर्न रहा है उसमें कि क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि पढ़ के तो आपको जाना ही लैंग्वेज पेपर का। पेपर जिस दिन आएगा आपके सामने उस पर देखिएगा, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो संभल करके अटैम्प्ट करना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप सारे अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। यही बस परिवर्तन होता है, और तो कुछ भी चेंज नहीं है। क्या आप नहीं पढ़ेंगे क्या? नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होगा तो क्या आप लैंग्वेज पेपर की तैयारी नहीं करेंगे क्या? 100 मार्क्स का है भाई, भले उसमें मार्क्स ऐड नहीं होंगे लेकिन पास तो करना होगा। 70 और 30 होगा, तो आपको समझना चाहिए कि तैयारी ढंग से कीजिए और प्रैक्टिस ढंग से कीजिए। एईडीओ हो या बीपीएससी मेंस हो, अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो एईडीओ भी आसान नहीं है। 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 2 दिनों में एग्ज़ाम होगा, 2 दिन में एग्ज़ाम होगा। एक दिन में संभव ही नहीं है, ये पेपर संभव ही नहीं है। आधा आधा करके 2 दिन में शायद एग्ज़ाम हो, जो भी है 2 दिन में एग्ज़ाम होगा। जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो सबसे पहला यही एग्ज़ाम है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में ही है। नवंबर तो आ गया परसों से ही, दिसंबर नहीं जनवरी में ही होगा। जनवरी में 15 के आसपास में यह एग्ज़ाम हो सकता है, तो कृपया ढंग से तैयारी करें। अगर डेली प्रैक्टिस करना हो जीएस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज तो आप जुड़ सकते हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। जीएस तो तैयार करवा ही दूंगा, और आज मैं सेट भी दूंगा, रीजनिंग मैथ्स का पहला सेट आज भेज दूंगा मैं पीडीएफ आपको। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, साइक्लोन मोथा के बारे में है, जो आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मध्यम क्रम का साइक्लोन था। क्या होता है कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, इसको आज मैं समझाऊंगा। हरिकेन समझाऊंगा, कल ही मैंने बोला था। उसके अलावा पीएम श्री योजना जो है यह विवाद में आ गया क्योंकि केरल सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, और इसके जांच कर लिए 7 सदस्यीय मेंबर का एक पैनल गठित कर दिया है, जिसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक होंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। जैसे मैरीटाइम वीक, मैरीटाइम समुद्री सप्ताह मनाया जा रहा है मुंबई में। प्रधानमंत्री जी ने कल वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी सवाल पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हेडलाइन की अगर हम लोग बात करें तो एक मोथा के बारे में है। दूसरा ये सफ़ेद बाल वाला भालू, ये बोल रहे हैं भाई साहब कि भारत के साथ में ट्रेड डील फाइनलाइज अब हम लोग कर रहे हैं। तो भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगा, और यूएस और चीन के बीच में भी ट्रेड डील फाइनलाइज होने की बात की जा रही है आने वाले कुछ दिनों में। जैसे आज जो है वो यूएस और चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो दोनों मिलेंगे, और उसके मिलने के पश्चात से उम्मीद लगाई जा रही है कि चाइना और अमेरिका के बीच में भी कुछ व्यापार को लेकर के समझौता हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों को बहुत ही बृहद स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। तो उस न्यूज़ को तो हम लोग कल कवर करेंगे। आज का पहला न्यूज़ देखिए क्या है आपके लिए। देखिए आज हरिकेन को मैं आपको समझाऊंगा। हरिकेन कुछ नहीं है, साइक्लोन मोथा जो है, अगर वो आया रहता कैरेबियन सागर में तो उसको हरिकेन नाम दे दिया जाता है ना। तो अलग अलग सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये अलग अलग सागर में इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में विलीज कह देते हैं हम लोग, और टाइफू कह देते हैं कहाँ पर, तो आपको पता ही है जापान और चीन के सागर में। तो इसको ज़रा समझेंगे। और क्या है इसमें, क्या सवाल क्या पूछा जाता है आपसे। जैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि साइक्लोन मोथा आया है हाल ही में, उसके बारे में बताएं कि किस प्रकार साइक्लोन उत्पन्न होता है और इसके प्रभाव को स्पष्ट करें। तो ये आपसे पूछ सकता है। या मेलिसा जो तूफान आया था, वो हरिकेन जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, वो इस सदी का, उसको कहा जा रहा है कि साइक्लोन ऑफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जा रहा है। अर्थात इस सदी में इससे खतरनाक स्तर का कोई भी साइक्लोन नहीं आया। टाइप 5 कैटेगरी का था। टाइप 5 किसको कहा जाता है? 280 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी इस हवा की। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, आप 100 के स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं, कभी 60-70 पर भी अगर आप ले जाएंगे बाइक को, तो आपको महसूस होगा कितनी तेज़ हवा लगती है। जो बाइक चलाते होंगे उनको पता होगा।
अगर 280 की रफ्तार से चले कोई चीज़ तो समझिएगा कि क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा। तो उसी चक्रवात के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। हरिकेन क्या है? तो एक प्रकार का तूफान है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली विनाशकारी तूफान होते हैं। कैरेबियन सागर के समीप जो उत्पन्न होते हैं वह अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, उतने विनाशकारी भारत में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि इनको अलग से देखा जाता है। थोड़ा सा देखेंगे क्या इनमें डिफरेंस होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आंधियाँ तो आती हैं परंतु वाताग्र भिन्न घनत्व के दो भिन्न वायु राशियों को पृथक करने वाली सीमा का निर्माण नहीं होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन में होती है। ये जरूर याद रखिएगा। हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो अटलांटिक बेसिन में होती है। अटलांटिक बेसिन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर, कैरिबियाई समुद्र, मैक्सिको खाड़ी, पूर्वी प्रशांत महासागर, कभी कभी केंद्रीय उत्तरी प्रशांत महासागर को भी शामिल किया जाता है। तो और अटलांटिक ओशियन के ये सब भाग हैं उसके, जैसे हिंद महासागर में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, सुमात्रन सागर है। तो ये सब अलग अलग जो है, अंडमान सागर है, ये सब अलग अलग उसके रीजन हैं। उसी प्रकार से यह अटलांटिक के अलग अलग रीजन हैं जहाँ पर हरिकेन देखे जाते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, सब पता है आपको। बस एक बार मैं याद दिला देता हूँ और अगर नहीं पता है तो पढ़ लेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या क्या चाहिए। देखिए इसका क्या है, चक्रवात ऐसे इंजनों के समान होते हैं जिनके संचालन के लिए ईंधन के रूप में गर्म और नमी युक्त वायु की आवश्यकता होती है। अगर उनको मॉइस्चर सहित, ह्यूमिडिटी सहित वाले वायु मिल जाएं और गर्म मिल जाए, जल वाष्प मिल जाए, तो वो हरिकेन का निर्माण कर सकती हैं, साइक्लोन का निर्माण कर सकती हैं। इसका कारण क्या होता है? निर्माण केवल ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है जहां सतह के नीचे कम से कम 50 मीटर, ये यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है कि कितने मीटर तक की गहराई में हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। आप केवल यही देख करके बढ़ जाते होंगे कि समुद्र के सतह का तापमान 27 डिग्री सी से ज़्यादा होना चाहिए। आप केवल यही पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। 27 डिग्री सी कितने मीटर की गहराई तक? तो 50 मीटर मिनिमम की गहराई तक 27 डिग्री सी से ज़्यादा का तापमान होना चाहिए। समुद्र में अंदर जाने पर, गहराई में जाने पर तापमान बहुत ही कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में सनलाइट जहाँ पर नहीं पहुँचती है वहाँ पर अत्यधिक ठंडे पानी पाए जाते हैं। अब वैसे पानी में तो जलवाष्प बनेगा ही नहीं, वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया संभव ही नहीं होगी, वहाँ पर इवेपोरेशन होगा ही नहीं, वाष्पीकरण होगा ही नहीं, तो फिर कैसे बन सकता है? इसीलिए ठंडे समुद्री सतह पर इसका निर्माण नहीं होता है। गहराई पर महासागर का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी जाके यह बन पाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा बंधुओं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। ये मीटर की गहराई 27 डिग्री सी तो सब रटे होते हैं। जब महासागर ऊपर हवा पश्चिम दिशा की ओर चलती है, जल वाष्पित होकर ऊपर उठने लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? ध्यान से उच्चारण करेंगे तो आसानी से हो जाए। क्यूमुलो निम्बस इसको कहा जाता है। क्यूमुलो निम्बस बादल इसको कहा जाता है, का निर्माण होता है। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि चक्रवात कैसे निर्माण होता है, स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट आंसर पूछ सकता है, या चक्रवात बनने की प्रक्रिया के बारे में बताएं। तो वहाँ पर आपको ये टर्मिनोलॉजी आंसर चेक करने वाला ढूंढता है आंसर में कि इसने लिखा है कि नहीं, इसलिए यह जरूरी होता है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें भी और याद भी करें। इसके पश्चात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके बाद से साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। उष्णकटिबंधीय अवरोधों से शुरुआत, फिर अवसाद, फिर उष्णकटिबंधीय तूफान, जो कि अंततः चक्रवात में बदल जाता है। चक्रवात का आपने फोटो बना करके पढ़ा होगा, जिसमें आप आई ऑफ साइक्लोन पढ़ते होंगे, वॉल ऑफ साइक्लोन पढ़ते होंगे, तो वो भी आपको चित्र बना करके पढ़ना चाहिए। देखिए यही है वो चक्रवात, ये स्पेस से लिया गया है। जो मेलिसा तूफान आया है उसका स्पेस से जब फोटो लिया गया तो देखिए बहुत तेज़ी गति से घूम रहा था इस प्रकार से, है ना। और यह स्पेस से लिया गया इसका तस्वीर है, कितना खतरनाक दिख रहा है। अमेरिका के एयरफोर्स एक विमान ने यहाँ से बिल्कुल आई के पास से इस पूरे वीडियो को कैप्चर किया। आप उसको यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि साइक्लोन अंदर से कैसा दिखता है। उसने पूरा कैप्चर किया है, ये वो वायरल भी था वो वीडियो। इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था मेलिसा का? तो देखिए यहाँ पर यह उत्पन्न हुआ और यहाँ पर उत्पन्न होने के बाद यहाँ पर क्यूबा है। क्यूबा के बारे में पढ़ा होगा आपने, क्यूबा के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, जैसे जमाइका है और छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं जिनसे यह टकराया है।
इन देशों के लिए साइक्लोन कोई नई बात नहीं है। इनके यहाँ पर घरों का निर्माण इसी प्रकार से किया जाता है कि इतने भीषण चक्रवात को भी ये झेल सकें। हवा की गति 74 से 95 मील प्रति घंटा, 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा कैटेगरी 1 में। अब इसके जो 5 कैटेगरी हैं उसको जरा हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये जो मेलिसा था, मेलिसा तूफान, यह कैटेगरी 5 का है, जिसको सबसे खतरनाक माना जाता है। कैटेगरी 1 में 74 से 95 माइल पर आवर 119 से 153 प्रति घंटा की रफ्तार चलती है, जो कि सही है। अभी जो मोथा आया था वो 100 के आसपास में था, 180 था शायद, हाँ 180 या 200 के आसपास में ही था। प्रभाव इसका कम पड़ता है। कैटेगरी 2 है जिसमें 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलती हैं। कैटेगरी 3 में यह पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम एग्जाम में, 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती हैं। कैटेगरी 4 जो होता है 209 से 251 हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ है ये, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना तेज़ है ये, छोटे मोटे घर उड़ा ले जाएगा, इतना तेज़ होता है ये। कैटेगरी 5 जो होता है वो 157 मील प्रति घंटा अर्थात 252 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, और ये जो मेलिसा है यह 280 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी इसकी हाईएस्ट, 280 किलोमीटर। ज़रा इमेजिन कीजिए कि कितना तेज़ होगा ये। हरिकेन के बारे में मैंने आपको बताया, कैटेगरी बता दिया पांचों की, कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, पांचों को याद रखिएगा। प्रीलिम एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है उसके बाद फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखो पढ़ाया था मैंने, तो वो गलत होता है। आप पहले ही इसको याद रखें कि इस कैटेगरी में कितनी रफ्तार होती है, क्योंकि सबसे कठिन और फैक्चुअल सवाल अगर बनाना होगा तो कैटेगरी आपसे पूछ सकता है कि इस कैटेगरी में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, इंडियन मैरीटाइम सेक्टर हैज़ सीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत का जो मैरीटाइम का सेक्टर है वह समुद्र और उससे जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वह बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल सच बोला है उन्होंने। कहाँ पर बोला है उन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में आयोजित भारतीय समुद्री सप्ताह इंडियन मैरीटाइम वीक के दौरान समुद्री नेताओं के समागम में को संबोधित किया उन्होंने। यह समागम नेशनल कमर्शियल ग्राउंड में आयोजित किया गया है, जो कहाँ पर है? तो जो मुंबई में है। और आज से ही भारत की सेना का आज तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जिसको त्रिशूल नाम दिया गया है, उसमें इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ही शामिल है। कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? तो कच्छ के रण के इलाकों में सर क्रीक के आसपास में शुरू किया जा रहा है। और ये युद्धाभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यासों में से एक है, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं। 10 दिन तक यह युद्धाभ्यास चलने वाला है। उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, आज से शुरू होने दीजिए, डिटेल उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। और देखिए क्या होता है उसके बाद। सर क्रीक तो मैं बता चुका हूँ। 2016 से 2025 तक का सफ़र, पहली बार मैरीटाइम वीक जो है 2016 में मनाया गया था। मुंबई में पहला भारतीय समुद्री सप्ताह आयोजित हुआ था 2016 में, यह प्रीलिम में पूछ सकता है, जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। 2025 में स्थिति, अब यह वैश्विक शिखर सम्मेलन 85 देशों की भागीदारी के कारण से यह एक ग्लोबल समिट बन गया है। ग्लोबल स्तर पर यह अब सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल पूरे देश भर, दुनिया के 85 देश शामिल हो रहे थे। ज़रा इमेजिन कीजिए कितना बड़ा सम्मेलन होगा ये। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्वयं एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है कि दुनिया भारत के विकास मॉडल में विश्वास रखती है। और अब इससे सवाल क्या पूछेगा? ये तो ठीक है भाई, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। इससे सवाल पूछा भी गया है। कब पूछा है भाई? बीपीएससी ने 69 या 68 में पूछा है ब्लू इकोनॉमी के बारे में, नीली अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल पूछा है कि विस्तृत नोट लिखें ब्लू इकोनॉमी। तो ज़रा लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि हिस्टोरिक तरीके से बढ़ रहा है, ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की जा रही है इसमें, तो क्या है भाई ऐतिहासिक प्रगति? क्या क्या कंसर्न है, क्या चुनौतियां हैं उसके लिए? सरकार किस प्रकार से इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो यही आप बता सकते हैं। पहला तो प्रयास कि हाल ही में मैरीटाइम वीक मनाया गया मुंबई में, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत का मैरीटाइम सेक्टर जो है हिस्टोरिकल तरीके से हिस्टोरिकल ग्रोथ दर्ज कर रही है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रो में। उसके बाद से लिखिए कि भारत का मैरीटाइम में किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, कंसर्न क्या क्या है और भविष्य क्या है, इसके बारे में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने 3 डायमेंशन इसके छोड़े हैं, मैंने पढ़ाया ही नहीं है आज के पेपर में। आज के मैं ब्लू इकोनॉमी आपको दिया है, लिखने का प्रयास कीजिएगा। छोड़ूंगा नहीं मैं इस टॉपिक को, करवाऊंगा जरूर आपको, ठीक है। क्या क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने कि बंदरगाह नेतृत्व वाली औद्योगिकरण, मतलब बहुत सारे पोर्ट का निर्माण हो रहा है। जैसे मुंबई के उत्तर में
वाधावन पोर्ट का निर्माण हो रहा है। और जो भारत के बड़े बड़े पोर्ट हैं, जैसे कुछ दिन पहले विझिंजम पोर्ट जो है केरल में, उसका उद्घाटन किया गया, जहां पर बड़े कंटेनर भी आसानी से आ सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी पर आधारित परियोजनाएं हैं, अर्थात पर्यावरण को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, ऐसी परियोजनाओं को हम बना रहे हैं। शिप बिल्डिंग क्षेत्र को बढ़ावा, भारत में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिविल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, लग्जरी पर्पस के लिए और डिफेंस पर्पस, चारों के लिए भारत में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। 22 लाख करोड़ रुपए इस क्षेत्र में अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा सरकार का प्लान है। वित्त के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की जा रही है कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें शामिल हों और दोनों मिल करके मैरीटाइम में भारत को आगे ले जाएं। इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है भाई, कि उन्होंने कहा कि शिप बिल्डिंग का फोकस, कहा कि शिप बिल्डिंग हमारी शीर्ष प्राथमिकता होगी, मतलब जो जहाज होते हैं उस पर हमारी निर्भरता अभी भी विदेशों में बनी हुई है। जैसे कंटेनर शिप जो होते हैं, मोस्टली यूरोप की कंपनियों का दबदबा है इसमें, और चीन की कंपनियों का बहुत ज़्यादा इसमें दबदबा है। तो शिप बिल्डिंग जब हम करेंगे, कंटेनर बिल्डिंग करेंगे, तो हमारा इसमें क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले क्षेत्रों में, आने वाले समय में जो सबसे मुख्य फोकस एरिया होगा मैरीटाइम में, वो कौन सा होगा, तो वो है शिप बिल्डिंग का एरिया, जिस पर हम मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केरल सीएम पुट पीएम श्री स्कीम ऑन होल्ड। केरल के जो सीएम हैं उन्होंने पीएम श्री योजना को होल्ड कर दिया है और 7 सदस्यीय पैनल भी गठित किया है कि भाई इसका रिव्यू करो। इन्होंने ये भी बोला है कि साजिश शब्द को यूज किया, इन्होंने साजिश बताया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई साजिश थोड़ी न है, फिर भी देखेंगे कि क्या है कंसर्न। दरअसल में दक्षिण के जो राज्य हैं, जैसे उत्तर में भी जैसे दिल्ली है इत्यादि जो राज्य हैं, इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही शानदार है। एजुकेशन सिस्टम शानदार होने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं। गवर्नमेंट के स्कूल इतने बढ़िया हैं कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल की आवश्यकताएँ कम पड़ती है, इसलिए उनका डोमिनेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है। दक्षिण भारत में कोई कोचिंग की बात नहीं करता। कभी आपने सुना है कि कोई शानदार शिक्षक दक्षिण भारत से कोचिंग करके फेमस हुआ हो? है, यूपीएससी के क्षेत्र में है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर इंग्लिश मीडियम में हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा जिस प्रकार से बिहार से, यूपी से, धड़ल्ले से आजकल टीचर्स लोग फेमस हो रहे हैं, इस प्रकार से तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरल से आए। ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश भाषी लोग भारत में नहीं हैं, यूपी बिहार के लोग भी इंग्लिश समझते हैं, नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ का चलन ही नहीं है, कोचिंग का चलन ही नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल तंत्र इतना शानदार है, कॉलेज इतने अच्छे हैं कि बच्चे उसी से सारा कुछ क्वालिफाई करते हैं। कंपटीशन में इस प्रकार के चीज़ों का चलन नहीं है, इसलिए वहाँ पर नीट जैसे एग्जामिनेशन का भी खूब विरोध होता है। तमिलनाडु में कई सारे बच्चों ने अपनी जान भी दे दी इस कारण से, नीट के कारण से, क्योंकि उससे पहले जो वहाँ पर मेडिकल में एंट्रेंस का सिस्टम बनाया गया है वो वहाँ के स्टूडेंट के हिसाब से ज़्यादा रिलायबल है और उसमें वित्तीय निर्भरता कम है। ऐसा नहीं कि लाखों फीस दो कोचिंग को, ये निर्भरता वहाँ पर कम है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी इन सब में होता है, वो चलन वहाँ पर नहीं है। तो अब जरा इसको समझेंगे कि क्यों इन्होंने होल्ड किया है, क्या कारण है, और पीएम श्री योजना आखिरकार है क्या यह तार्किक कारण भी है या केवल राजनीति है, इसको भी जरा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले न्यूज़ को ही समझते हैं कि क्या है न्यूज़। केरल में शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्र से प्राप्त होने वाले फंड पर निर्भरता के बावजूद राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है कि हम केंद्र के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। योजना के तहत राज्य को 2800 करोड़ रुपए अनुदान मिलना था, लेकिन अनिवार्य शर्तें जैसे एनईपी का पालन, केंद्रीय दिशा निर्देश का पालन राज्य के लिए अस्वीकार था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पालन नहीं करेंगे और केंद्र सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप जो होगा, जो अनिवार्य होगा, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। दो यहाँ पर कंसर्न है जिसके कारण से केरल की सरकार ने साइन नहीं किया है। कैबिनेट बैठक में सीएम ने कहा कि यह योजना कार्यान्वयन स्थगित रहेगा जब तक कि समीक्षा समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती है। मतलब ये जो रिव्यू पैनल बनाया गया है, जब तक वो समिति अपना रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे। अब जरा देख लेते रिव्यू पैनल में कौन कौन है। 7 सदस्यीय कमेटी कैबिनेट उप समिति का नेतृत्व शिक्षा मंत्री वी शिवकुटी करेंगे। इनका नाम याद रखिए, क्या पता भूल चूक पीटी में पूछ ले कि भाई हाल ही में गठित किया गया राज्य के साथ संघर्षों में, तो आपसे पूछ ले। और इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, तो केंद्र राज्य विवाद,
जो टॉपिक है बीपीएससी मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है संघवाद, केंद्र राज्य विवाद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि केंद्रीय योजनाएं किस प्रकार से चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं, केंद्र और राज्य में विवाद उत्पन्न कर रही हैं, यहाँ पर ये आप बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योजना खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही है या केरल गवर्नमेंट सही है। मैं आपको कंसर्न बता रहा हूँ कि किन किन कारणों से केंद्र और राज्य के बीच में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक पॉइंट आप इस प्रकार के भी ऐड करें, करंट से रिलेटेड ऐड करें। और भी कई सारे लोग हैं, जैसे कृषि मंत्री भी इसमें शामिल हैं, के राजन हैं, विधि मंत्री पी प्रसाद हैं, सामान्य शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इनका नाम क्या याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, याद कर लीजिए, सिर्फ कुट्टी वैसे ही याद रहेगा आपको। अब जरा देखते हैं कि पीएम श्री योजना आखिरकार में है क्या, कब शुरू किया गया था। सबसे पहली चीज़ जो आपको योजना के साथ लिखना चाहिए, जैसे मैंने पूछा था एक योजना संबंधित सवाल, तो बच्चों ने ये मेंशन ही नहीं किया कब शुरू किया गया था। अनिवार्य होता है कब शुरू किया गया, कब से कब तक चलेगा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और क्या उसके उद्देश्य हैं, लाभार्थी कौन है। ये आपको 4 चीज़ें किसी भी योजना के साथ मेंशन करना अनिवार्य होता है आंसर राइटिंग में, या पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं तो ये 4 चीज़ें ही पूछी जाती है प्रीलिम एग्जाम में। उद्देश्य क्या है, प्रावधान अगर कोई डिटेल में है तो ठीक है, प्रावधान पढ़ेंगे, कब से कब तक का है, किस मंत्रालय का है, ये आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। पीएम श्री योजना एक केंद्र समर्थित पहल है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने हेतु वर्तमान स्कूलों में सुधार करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 14,500 पीएम श्री स्कूल स्थापित किया जाएगा। अब यह क्या है, इतना पढ़ के रुक गए होंगे कि चलो पता चल गया। क्या है पीएम श्री स्कूल, क्या स्कूलों की कमी है क्या भारत में, क्यों हम स्थापित करना चाहते हैं, पीएम श्री स्कूल आखिरकार है क्या, कन्या विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, कौन सा विद्यालय है। दरअसल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में हर ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण स्तर पर कह सकते हैं कि भाई पंचायत के स्तर तक, हाँ पंचायत के स्तर तक ही है, जिसमें क्या है ना कि ब्लॉक है, माय मिस्टेक, ब्लॉक है। ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा स्कूल स्थापित करना है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मॉडल स्कूल होगा। फिर से सुनिएगा, ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा स्कूल स्थापित करना है, या ऑलरेडी कोई स्कूल होगा तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 100% ईमानदारी से सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो उस क्षेत्र के लिए मॉडल स्कूल के तर्ज पर काम करेंगे, सभी स्कूल उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। यही है पीएम श्री स्कूल, एक ऐसा स्कूल जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में पाठ्यक्रम और सुधार 100% सही तरीके से लागू किया जाएगा, जो उस क्षेत्र के अन्य स्कूल के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे। स्पष्ट हो गया, इसी को पीएम श्री स्कूल कहा जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक समावेशी, इंक्लूसिव और पोषणकारी परिवेश तैयार करना है, जो प्रत्येक छात्र के कल्याण सुरक्षा को बढ़ावा दे। विविध शिक्षण अनुभव, यह सब डेकोरेटिव वर्ड हो गया, आपको पता ही है। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना, संसाधनों तक सभी कुछ होना चाहिए भाई, ये सब डेकोरेटिव वर्ड होते हैं, आपको पता है। केंद्र और राज्य सरकार विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर के छोड़ करके बीच वित्त पोषण का अनुपात 60 और 40 का होगा। 60 रुपया केंद्र सरकार, 40 रुपया राज्य सरकार। पूर्वोत्तर हिमालय मतलब विशेष राज्यों के लिए 90 और 10 का अनुपात होगा। राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपनी भागीदारी पुष्टि करनी होगी, जो आपको करना पड़ेगा। यहीं पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, पंजाब ने भी नहीं किया था। पंजाब के साथ भी इस चीज़ को लेकर के विवाद है, यानी कि विपक्षी पार्टियां को जहां भी सरकार है वहां पर केंद्र सरकार के साथ इसका विवाद चल रहा है। योजना का अवधि 22-23 से 26-27 तक है, जिसके बाद प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी कि वो इन स्कूलों द्वारा हासिल किए गए बेंचमार्क को बनाए रखें। मतलब केंद्र सरकार 22-23 से 26-27 तक इसको अपने देखरेख में चलाएगी, उसके बाद से राज्य सरकार को सौंप देगी कि आप इसको कैरी ऑन कीजिए, आगे बढ़ाइए, इसी अनुसार से आगे बढ़ाइए, इसी हिसाब से इसको आगे ले जाना है। ये स्कूल संचार सहयोग, आलोचनात्मक सोच के कौशल सहित छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शिक्षण पद्धति, अनुभवात्मक मतलब एक्सपीरियंस भी देंगे उनको। आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, हर चीज़ स्थापित होंगे।
इनमें स्मार्ट क्लासरूम होगा, लैब होगा, विज्ञान का लैब होगा, कंप्यूटर लैब होगा, हर चीज़ होगा। पात्र स्कूल कौन से हो सकते हैं? तो केंद्र, राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूल, सभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय गैर प्रायोजन परियोजना के अंतर्गत अस्थायी भवनों से संचालित होते हैं। मतलब ऐसे स्कूल जो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, संघ सरकार का है, नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, उनमें से कोई भी एक स्कूल पीएम श्री स्कूल के तौर पर सेलेक्ट किया जा सकता है और उसको मॉडल स्कूल उस क्षेत्र के लिए बनाया जा सकता है। कौन से स्कूल हो सकते हैं वो भी बता दिया आपको। स्कूलों के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होगा, स्कूलों को मॉनिटर, अब उस स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, SQAF, ये उसका मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जिसके तहत में उन पर निगरानी की जाएगी कि किस प्रकार से इनका सही तरीके से मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये सारा पीएम श्री स्कूल के बारे में कि क्या क्या है ये। स्कूलों का चयन यह 3 चरणीय प्रक्रिया है। केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, जो केरल ने नहीं किया है। चरण 2 में संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस UDIAS प्लस डेटा के आधार पर पात्र स्कूलों की पहचान की जाती है, UDISE कहा जाता है इसको। चरण 3 में चुनौतीपूर्ण पद्धति है जिसमें पात्र स्कूल कुछ निश्चित मानदंड को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता करते हैं और फिर वहाँ पर पीएम श्री के सभी पहलों को लागू किया जाएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज के पीएम श्री को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, पूछ सकता है आपसे। स्कूल चयन की प्रक्रिया मैंने बताया है, कौन से स्कूल को चयनित किया जा सकता है, क्या चुनौती आ रही है। चुनौती आ रही डोमिनेंस की, कि भाई आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी, इसी कारण से मुद्दा अटक रहा है। फिर मैंने आपको मैरीटाइम वीक के बारे में बताया, पीटी के लिए हरिकेन के बारे में बताया है, मेलिसा तूफान के बारे में बताया, कहाँ पर आए ये सब बताया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो बता सकते हैं, पसंद आता है तो अपना ज़रूर कुछ कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी का।